नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम यहां लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां डेली वीडियो के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है, हर एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और करंट अफेयर के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपके एग्जाम क्लियर हो सके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। जो आपको आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। आज के 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने के पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। अभी आपने जो वीडियो में जेलीफिश देखी, वो जेलीफिश का नाम है पेलागिया नॉक्टिल्यूका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों रही। तो पहले तो आपको बता दूं कि कोई भी स्पीसी है या कोई भी प्लांट रहे, स्पीसी रहे एनिमल का, तो ये सब सिलेबस तो हमारा एनवायरमेंट में जाता है। एनवायरमेंट पे से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। तो अनयूजुअल ऑकरेंस है, हर बार ये जेलीफिश नहीं देखने मिलती है। तो ये एक वेनमस जेलीफिश है, एक जहरीली जेलीफिश है। इसको रिपोर्ट किया है मरीन रिसर्चर्स ने, जो पानी में रिसर्च करते रहते हैं। उनको ये देखने मिली है विशाखापट्टनम के कोस्ट में। और ये 3 अप्रैल वेडनेसडे मॉर्निंग में देखी गई है। तो आपको ये बता दूं कि इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट है, यानी इधर साइड का जो इंडिया का कोस्ट है, ये इंडिया का पेनिनसुला ले लो, और इधर साइड का जो इंडिया का कोस्ट है, यहाँ पे ये बहुत मुश्किल से देखने मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेनमस जेलीफिश जो है ये देखने मिली है, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, डायमीटर ऑफ बेल। और ये स्पॉट हुई है आर के बीच के आसपास और बाकी पार्ट्स में कोस्ट के। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर्स आते रहते हैं, वहाँ पे ये स्पॉट की गई है, वहाँ पे ये दिखी हुई है। तो चलिए पेलागिया नॉक्टिल्यूका के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में रही है तो इसको पढ़ना होगा और इसको अच्छे से समझना होगा। तो ये पेलागिया नॉक्टिल्यूका जो है, ये एक वेनेमस स्पीसी है जेलीफिश की, यानी एक जहरीली है। इसको मोवे स्टिंगर भी कहा जाता है या पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश भी कहा जाता है। दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, नाम पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंट होती है, यानी इसकी अगर बात करें तो इसमें एक एबिलिटी, ल्यूमिनेसेंट यानी इसमें एक एबिलिटी टू प्रोड्यूस द लाइट इन द डार्क। अब जब अंधेरा होता है तो इसमें लाइट आपको देखने मिलता है, इस तरह के ये बायोल्यूमिनेसेंट है। दूसरा, इट हैज़ पेनफुल स्टिंग एंड इट कैन कॉज डिफरेंट डिग्री ऑफ इलनेस, है ना। तो ये अगर आपके आसपास आती है तो इसके कारण काफ़ी बड़ा इलनेस हो सकता है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जो आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं, और किसी की भी ये जान भी ले सकते हैं, इतने खतरनाक एलर्जी होती है ये। तो ये बहुत खतरनाक है, इतनी जहरीली है, तो इसके कांटेक्ट में आना बहुत डेंजरस होगा। पेलागिया नॉक्टिल्यूका जो है ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती है ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेचर सी में, है ना। तो ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल एरिया में, यानी जनरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया, उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। वहाँ पे जो समुंदर है, जहाँ पे वार्म टेम्परेचर देखने मिलता है, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर देखने मिलता है, वहाँ ये पाई जाती है। अनलाइक अदर जेलीफिश स्पीसीज, इसको स्ट्रिंजर्स होते हैं, और यहाँ पे हम कहेंगे कि नॉट जस्ट ऑन द टेंटैकल्स बट ऑन द बेल्स टू। यानी अगर आप इस जेलीफिश को देखोगे तो कोई भी जेलीफिश का ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है, इसको बेल कहा जाता है, और ऐसे नीचे आपको ऐसे देखने मिलते हैं। जो नीचे का ये जो है, ये इसके टेंटैकल्स होते हैं नीचे के, और ये ऊपर का जो है, ये आपको जो देखने मिलता है ये बेल होता है। अब टेंटैकल्स और बेल दोनों पे आपको स्टिंगर्स देखने मिलते हैं। स्टिंगर्स जो होते हैं ना, वो वेनम को छोड़ते जाते हैं। तो ये स्टिंगर्स आपको दोनों तरफ देखने मिलेंगे, यहाँ भी देखने मिलेंगे और इसके ऊपर भी देखने मिलेंगे। तो यही आपको इसका बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स देखने मिलते हैं, जिस कारण ये बहुत जल्दी वेनम को स्प्रेड करती है। जेलीफिश ब्लूम जो होती है, ब्लूम यानी क्या, जब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जेलीफिश ब्लूम जब होगी, जब उसकी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बहुत कम समय में, और हायर रिप्रोडक्शन रेट भी होता है, बहुत सारी फिश रिप्रोड्यूस होने लगती है, उसको जेलीफिश ब्लूम कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मरीन बायोलॉजिस्ट, जेलीफिश ब्लूम जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि ओशन टेम्परेचर जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही एक मेन कॉज है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है जेलीफिश की। वेनमस जेलीफिश ब्लूम्स जो होते हैं वो आपको देखने मिलते हैं, हम देखेंगे कि मैसिव डैमेज करते हैं फिशिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि ये वेनमस जेलीफिश अच्छी नहीं होती है और ये एक तरह से डैमेज कर जाती है और टूरिज्म को भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि टूरिस्ट भी डरेंगे आने के लिए। तो इन द पास्ट ब्लूम ऑफ पेलागिया नॉक्टिल्यूका जो है, उन्होंने डैमेज किया है पेंट सैलमन को एट अ फिश फार्म इन आयरलैंड। तो इसे
पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। तो इस तरह से जेलीफिश बहुत अच्छी नहीं होती है, काफ़ी वेनमस होती है और ये काफ़ी डैमेज कर देती है। तो ये न्यूज़ में रही है और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था द हिंदू। अब नेक्स्ट करंट अफेयर में जाने के पहले हम एक और वीडियो देखेंगे। सो अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो था स्वेल वेव्स का। यस, स्वेल वेव्स, जिसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। जैसे कि आपको यहाँ वेव्स लिखा हुआ दिख रहा है, वेव्स लिखा हुआ दिखेगा तो इसका सिलेबस ज्योग्राफी में ही जाएगा। रिसेंटली हुआ क्या है, स्वेल वेव्स जो होती है उन्होंने बाढ़ लाई है कोस्टल एरियाज में, यानी स्वेल वेव्स हैव इनंडेटेड द कोस्टल एरियाज। सेंट्रल और सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है कोस्ट पे, और इस कारण कोस्टल कम्युनिटीज़ को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये अपने काम पे लग चुके हैं और यहाँ पे हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो स्वेल वेव्स होती है ये बीच जो होती है, जो बीचेस होती है उस वहाँ पे फ्लड लाती है और कोस्टल रीजन में फ्लड लाई है, और वो है तिरुवनंतपुरम के, कोल्लम के, एलापुजा के और थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि केरला के। ये जो फ्लडिंग इवेंट होता है इसको कलक्कडल भी कहा जाता है मलयालम में। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको आ सकता है कलक्कडल क्या होता है। तो ये जो हो रहा है ना स्वेल वेव्स, इसी को कलक्कडल कहा जाता है। अब हम स्वेल वेव्स की अगर बात करें तो अगर स्वेल वेव्स आपको देखने मिलती है तो स्वेल वेव्स यानी क्या, स्वेल वेव्स यानी ओशन की कुछ वेव्स होती है। यानी आपको पता है कि जिस तरह से वेव्स आती है ना ओशन की, उसी तरह की एक वेव होती है जो कि ट्रैवल करके आई है बहुत लंबे डिस्टेंस से, यानी उनका एरिया ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से वो ओरिजिनेट हुई है वो बहुत दूर का एरिया, और इतने दूर से वो वेव्स जो है, वो लहरें जो है समुद्र की, वो आई है। और ये कहीं ना कहीं डिस्टेंट वेदर सिस्टम या स्टॉर्म्स के कारण आई है। कहीं पे तो भी कुछ तो भी स्टॉर्म आए होंगे, कहीं पे तो भी कुछ जैसे कि हम कहते हैं हरिकेन्स कहिए या फिर हम साइक्लोन्स कहेंगे, ये सब आए होंगे, उसी कारण ये वेव्स बनी और ये यहाँ तक पहुंची है। तो दीज वेव टिपिकली हैव कंसिस्टेंट एंड स्मूथ अपीयरेंस, है ना, तो बहुत आराम आराम से आती है, काफ़ी स्मूथ और कंसिस्टेंट अपीयरेंस होता है। ये रुकती नहीं है, कंसिस्टेंटली आती है और स्मूथली आती है, और ये ट्रैवल कर जाती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ओशन सरफेस पे विदाउट ब्रेकिंग, है ना, बिना टूटे इतने दूर तक ये जाती है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो स्वेल वेव्स होती है काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि कोस्टल एरियाज की शेपिंग इन्हीं कारण होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे आती है और वहाँ पे कोस्टल एरिया को शेप देते जाती है। कोस्टल एरिया इसी से बने होते हैं और इस कारण ज़्यादा अगर टाइम तक ये आती रहे तो इनंडेशन भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है, इरोजन भी हो जाता है रीच शोर पे। जब ये शोर पे आती है तो ये कहीं ना कहीं सी शोर पे यानी किनारे पे आती है तो ये इरोजन भी कर देती है, मिट्टी सॉइल वॉइल जो भी है पूरा लेके चले जाती है, तो इस तरह से इरोजन भी हो जाता है। ये जो वेव्स होती है इट कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ सरफेस ग्रेविटी वेव्स, इसमें काफ़ी सारी सरफेस ग्रेविटी वेव्स होती है, काफ़ी सीरीज में आपको ग्रेविटी वेव्स देखने मिलती है। और जब भी स्टॉर्म आता है, यानी हम कहेंगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे अभी वेव्स कैसे बनती है कि यहाँ पे कोई तो भी स्टॉर्म आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे बादल बने, इस कारण कोई स्टॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर जाता है कि ये जो एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफर करती है एयर इनटू वाटर, तो एयर से वाटर में एनर्जी ट्रांसफर करेगी और यहाँ पे वेव्स बनने लगेगी, और ये वेव्स बनने के बाद ये वेव्स बहुत आगे तक जाती रहेगी। दिस वेव्स कैन प्रोपोगेट इन डायरेक्शन ऑफ विंड के भी अपोजिट में ये जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये किसी और चीज़ के कारण बनी है, विंड इसको नहीं भेज रही है, ये कोई एक कुछ तो भी जैसे हरिकेन हुआ है या फिर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है एयर से तो वाटर में, उस कारण ये बनी हुई है। इनकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, रेयरली ये 150 मीटर से ज़्यादा एक वेव आपको देखने मिलती है। इंडिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, जैसे कि हम कहेंगे स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम लगा हुआ है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने लगाया हुआ है, इनकॉइस ने लगाया हुआ है 2020 में। इस कारण फोर वार्निंग हमें मिल जाती है, 7 डेज के पहले ही हमें वार्निंग मिल जाती है कि इस तरह की स्वेल वेव्स आने वाली है। तो ये भी चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वो स्वेल वेव्स जो है वो काफ़ी एरिया को अफेक्ट कर जाती है और काफ़ी बुरी साबित होती है लोगों के लिए जो कोस्ट में रहते हैं। तो ये जो स्वेल वेव्स है इसका करंट अफेयर जो था, इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ और वो है कोडाई कनल सोलार ऑब्जर्वेटरी की तरफ। तो हम कहेंगे ये सोलार ऑब्जर्वेटरी है कोडाई कनल में, तो इसका सिलेबस तो साइंस में ही जाएगा। कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसको केएसओ कहा जाता है, एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 125th एनिवर्सरी, 125th एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट की गई है। तो 125th एनिवर्सरी यानी इतने साल पहले तो जरूर ब्रिटिश इंडिया में रहते होंगे, तो ब्रिटिश नहीं बनाई होगी। तो एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम पे रूल करती थी पहले 1850
1958 के पहले उन्होंने ही ये बनाई है। KSO हैज प्लेड पाइवटल रोल इन सोलर रिसर्च। हम करते हैं इससे सोलर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन इन इंडिया। तो यही है सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनल की। तो ये कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी के अब न्यूज़ में रही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो KSO है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1899 में, और आइडिया ऑफ सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी इसको सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1893 को। कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है ये लोकेटेड ऑन द सदर्न टिप ऑफ पालनी हिल्स इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में पालनी हिल्स है, उसके एकदम साउथ में ये लोकेटेड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए। की कंट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरीज, पहला तो है एवरशेड इफेक्ट। एवरशेड इफेक्ट यहाँ पे उन्होंने खोज करके निकाली है। 1909 में KSO ने कंफर्म किया था एवरशेड इफेक्ट, जो डिस्क्राइब करता है रेडियल मोशन ऑन द सन स्पॉट। सन स्पॉट पे जो रेडियल मोशन होते हैं ये सन स्पॉट में, तो वो यहाँ पे देखे जाते हैं जो घूमते रहते हैं, ये यहाँ पे बताया है। दूसरा है डेटा रिपोजिटरी। यहाँ पे काफ़ी सारे सेंचुरी तक हम कहेंगे सोलर इमेजिंग जो है उन्होंने KSO का जो डेटा है, KSO डाटा रिपोजिटरी यहाँ पे देखी जाती है, यानी हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे वो इतने साल से रख रहे हैं। इससे हमें हेल्प मिलती है कि सन का पास्ट बिहेवियर हम देख सके और उसी से हम प्रिडिक्ट कर सके कि अब फ्यूचर कैसा होगा, उसका अर्थ पे इम्पैक्ट क्या होगा, स्पेस के वेदर में क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी समय से इन्होंने डेटा रखा हुआ है अपने पास। तीसरा है सोलर ऑब्जर्वेशन। सोलर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चलते रहता है, यानी रिकॉर्ड्स इनके पास रखे सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के, डेली वाइट लाइट फोटोग्राफी से लेके हर चीज़ के इनके पास हम कहेंगे कि रिकॉर्ड्स रखे हैं, जिससे बहुत ईजिली हम हर चीज़ को जान सकते हैं। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट मॉनिटरिंग, ये पालनी हिल्स में लोकेटेड है सदर्न टिप ऑफ इंडिया में। KSO जो होता है ये काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करता है कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी इक्वेटर रीजन के आसपास क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है अर्थ के आइनोस्फीयर, ये होता है इलेक्ट्रोजेट। तो इक्वेटर के आसपास अगर हम ऊपर जाए तो हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने मिलता है, अर्थ के आइनोस्फीयर तक हम जाए तो ऊपर तक, तो ऊपर तक जब आइनोस्फीयर में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोजेट देखने मिलते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी यहाँ से हमें पता चलता है। उसके अलावा पब्लिक आउटरीच, KSO एक्टिवली एंगेजेस पब्लिक आउटरीच, है ना, लोगों तक इजीली पहुंचते हैं। वर्कशॉप कंडक्ट किए जाते हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है जिसके थ्रू वो लोगों तक पहुंचे हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे काम KSO ने किए हैं, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने किए हैं। तो इस तरह से ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी थी इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है सेपरेटिज्म को लेके। यस, सेपरेटिज्म आया तो गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब का पोर्शन में वो चले जाता है। तो सेपरेटिज्म होता क्या है ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हुआ क्या है ये बता दूं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें फोकस करना पड़ेगा नेक्सस बिटवीन सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। तो सेपरेटिज्म कहीं ना कहीं एक क्राइम से जुड़ा है, ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा है, ऐसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर का कहना है। अब देखते हैं कि ये चीज़ों में क्या हुआ है आखिरकार। बैकग्राउंड में अगर देखा तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई है कि काफ़ी हम कहेंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं कि नहीं न्यू दिल्ली और कनाडा के बीच में। तो न्यू दिल्ली और कनाडा के बीच में कब से ये चल रही है बातें, तो जब से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निजार को की किलिंग हुई है, उनको मार दिया गया ब्रिटिश कोलंबिया में जून में, लास्ट ईयर इनको मार दिया गया था। एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर थे, तो इस कारण काफ़ी ग्लोबल इंपैक्ट हुआ है। सिख कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, उनके ऊपर भी काफ़ी ग्लोबल इंपैक्ट होगा जहाँ जहाँ पे वो प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग यूके पे होगा। यूके में भी काफ़ी सारे सिख लोग आपको प्रेजेंट देखने मिलते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा कि हमें फोकस करना पड़ेगा कि कितना अवेयरनेस है, यानी हम कहेंगे सेपरेटिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके, यानी सेपरेटिज्म के कारण क्या क्राइम भी हो रहे हैं, क्या मर्डर्स हो रहे हैं, किलिंग्स होते हैं, ये सब पे हमें फोकस रहना पड़ेगा, ऐसे जयशंकर का कहना है। तो अब सबसे पहले सेपरेटिज्म होता क्या ये देख लेते हैं। सेपरेटिज्म यानी एक प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन होती है। कोई भी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ये सेपरेट होना चाहते हैं एक लार्जर बॉडी से ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन या फिर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से अलग हो जाए, इस बड़ी लार्जर बॉडी से अलग हो जाए, क्योंकि वो लोगों का रिलीजन अलग है, वो लोगों का जेंडर अलग है, या फिर उनकी एथनिसिटी अलग है, कोई भी चीज़ का कारण हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे खालिस्तानी जो लोग हैं उनकी जो भी डिमांड रही है वो किस बेसिस पे रही होगी, तो वो अलग से अपने एथनिसिटी या फिर रिलीजन के बेसिस पे जो भी चीज़ें चाहेंगे वो चीज़ों को लेके ये रही है सेपरेटिज्म को। तो फैक्टर्स क्या है जिस कारण सेपरेटिज्म बढ़ता है किसी भी देश में। सबसे पहली बात है रीजनल इम्बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वर मेनली बिकॉज द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंटल टर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो काफ़ी जगह आपको ये देखने मिलता है कि रीजनल इम्बैलेंस है। हमारे देश में बात कीजिए या कहीं भी
बात कीजिए, एक एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो कुछ रीजन बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहे। जैसे एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बहुत जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होता है, और काफ़ी सारे जो जगह होती है वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप की जाती है। तो जो एरिया डेवलप नहीं हो रहे, उन लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि हमें अलग समझा जा रहा है तो हमें अलग कर दीजिए। इस तरह से पहली चीज़ होती है। दूसरा है कल्चरल आइडेंटिटी। अगर देखा गया तो जैसे हम कहते हैं कि नागालिज्म, नागा जो लोग हैं उनका भी आप देखोगे तो कल्चर काफ़ी अलग है। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच में क्यों रखे जा रहे हैं जिनका कल्चर हमसे अलग है। तो कल्चर के कारण या फिर वो जो भी उनके डिफरेंट कल्चर या सोशल प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं, उस कारण वो उनके अंदर ये फीलिंग आती है सेपरेटिज्म की कि भाई हमें अलग रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल रीजन भी रहे इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे हम कहेंगे कि सेसेशन ऑफ मिजोरम। मिजोरम जो है उसको अलग करने के लिए एक मूवमेंट चली है। तो कुछ मिजोस का ये कहना था कि हम कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, इसलिए हम इंडिया यूनियन का पार्ट भी कैसे बन सकते हैं। हम लोग तो अलग ही हैं, हम लोगों का तो देश अलग ही रहा है, तो हम क्यों इस किसी भी देश में डाले जा रहे हैं। ऐसी कोई मूवमेंट भी चली है। इस कारण भी जो राइज ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी होती है ये बढ़ती है। अगला है लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कैपेसिटी ऑफ स्टेट। तो उनको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट होती है ये कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, हमारी लाइफ या हमारे प्रॉपर्टी को ये गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इस कारण भी पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी कम होने लगता है गवर्नमेंट पे। फॉर एग्जांपल देखा गया तो डिमांड था सेपरेट स्टेट, जैसे वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट माली, गिनी, या फिर हम कहेंगे बुर्किना फासो, ये सब लोगों के अंदर यही फीलिंग थी कि हमारे गवर्नमेंट हमें जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। काफ़ी सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो होती है उनको सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जैसे कि आइडियोलॉजी अगर मिल जाती है तो ये, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, इसीलिए भी ये चल सकती है। तो इस कारण सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ते रहती है। अब इंडिया का अप्रोच अगर देखा सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेके और अदर रीजनल एस्पिरेशंस को लेके, तो इंडिया ने रेस्पॉन्ड किया है रीजनल एस्पिरेशन को डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू रादर देन थ्रू सप्रेशन। इंडिया हमेशा ये चाहता है कि हम उसको दबाने से अच्छा बातचीत से सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल साइनिंग मीजो अकॉर्ड, पहले जब हिस्टोरिकल ये इवेंट्स है पूरे, तो मीजो अकॉर्ड इंडिया ने साइन किया था मिजोरम के साथ ताकि मिजोरम में पीस ला सके। ग्रुप और पार्टी जितनी भी है जो रीजन की है उनको शेयर दिया जाता है पावर में, यानी उनको भी डेवलपमेंट का मौका दिया जाता है। तीसरा, स्पेशल अटेंशन और प्लानिंग दी जाती है ऐसे एरियाज को जो कि जहाँ पे ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है या फिर उनको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के चलते। और काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजन दिए हैं कुछ स्टेट्स और रीजन को जिनके ऑटोनॉमी है। 6th शेड्यूल जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलाउ करता है अलग अलग ट्राइब्स को टू कंप्लीट, जिनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है कि वो अपने प्रैक्टिसेस और कस्टमरी लॉ को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि प्रिजर्व कर सके। 6th शेड्यूल के थ्रू उनको भी कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज बना के दी जाएगी जहाँ पे वो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। स्पेशली ये सब हम कहेंगे 6th शेड्यूल में जो भी ट्राइबल एरियाज है उनको दिया गया है। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि लद्दाख भी इसके लिए लड़ रहा है। तो ये बहुत सारे जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये जरूर मिलना चाहिए। अब इंडिया का अप्रोच अगर देखा तो हम कहेंगे कि फोर्स इज यूज्ड अगेंस्ट ग्रुप सच एज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम फॉर मेंटेनिंग पीस इन द रीजन। कहीं कहीं पे फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इनको दबाया जाता है। तो इस तरह से ये सेपरेटिज्म जो है ये इंडिया में बढ़ता जा रहा है। इस तरह की चीज़ें भी देखने मिलती है। तो हम कहेंगे ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ की तरफ और ये है एटॉमिक क्लॉक्स को लेके। और इस तरह की जब न्यूज़ आती है एटॉमिक क्लॉक्स तो ये सब साइंस में इसका सिलेबस जाता है। रिसेंटली इंडिया जो होता है वो एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है कि वो एटॉमिक क्लॉक्स जो है इंडिया में वो हमारे देश में लाए और वो पूरे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है उन सबको सिंक कर दे एक साथ, और उस कारण बहुत एक्यूरेटली हम टाइम देख सके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के चलते। अब आप बोलोगे एटॉमिक क्लॉक होती है तो हम अभी जो क्लॉक यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। देखो अभी आजकल हम जो क्लॉक ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी के पहले भी एक पेंडुलम की टेक्नोलॉजी थी जिसमें एक पेंडुलम हुआ करता था और ये पेंडुलम मूव करता था। ये पेंडुलम मूव करता था उस कारण जो घड़ी है वो उसका टाइम आगे आगे बढ़ता था। उसी तरह से अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है क्वार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वार्ट्स का इस्तेमाल करके, क्वार्ट्स के क्रिस्टल का इस्तेमाल करके, जो इस तरह से दिखेगा आपको कुछ, तो ये क्वार्ट्स का क्रिस्टल जो रहेगा इसका यूज करके इसको वाइब्रेट कराया जाता है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, इसको वाइब्रेट कराया जाता है और जैसे जैसे ये जिस स्पीड से वाइब्रेट होता है उससे 1 सेकेंड हो जाता है। आपको ये बता दूं 1 सेकेंड कब होता है, जब ये क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है ये 32,768 टाइम्स ये वाइब्रेट होता है। जब ये इतने टाइम वाइब्रेट हो गया तो समझिए 1 सेकेंड से हमारा घड़ी का कांटा आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें काफ़ी यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने मिलती है, वो क्यों वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए अभी बता देता हूँ। देखिए कैसा होता है कि क्वार्ट्ज अलग अलग जगह से आया है और अलग अलग उसमें वेरिएंट से होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। इस कारण उसके वाइब्रेशन में थोड़ा इफेक्ट होता है जिस कारण घड़ी आगे पीछे हो सकती है। एकदम एक्यूरेट नहीं जाएंगे, फिर भी
क्वार्ट्ज की घड़ी अगर देखा गया तो 15 सेकंड पीछे हो जाती है एक महीने में, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये आगे पीछे चलता है। टेम्परेचर भी इस क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल इसको अफेक्ट करता है, जिस कारण हमारी घड़ी की एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो ये सबसे हम एक्यूरेट टाइम अगर चाहते हैं तो हमें एटम का यूज करना होगा क्वार्ट्ज की जगह। तो वो उनको एटम्स का यूज करके जो क्लॉक्स काम करती है उन क्लॉक्स को एटॉमिक क्लॉक्स कहा जाता है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो ये चाहता है वन नेशन वन टाइम, क्योंकि देखिए कहीं का टेम्परेचर अलग, कहीं पे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आया है घड़ी में वो अलग अलग जगह से आए, इन कारण एनहांस हमारी जो भी यूनिफॉर्मिटी है टाइम को लेके वो अलग अलग है। तो हमें एनहांस करनी है यूनिफॉर्मिटी और नेशनल सिक्योरिटी को और अच्छे से वर्क कराना है, तो हमें एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करना पड़ेगा। एटॉमिक क्लॉक्स जो होगी, अभी तो मैंने आपको इसके इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो जो चीजें लिखी है। एटॉमिक क्लॉक जो है ये हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस है जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कंबाइन किया जाता है एक एटम के साथ। तो ये कैल्शियम या फिर हम कहेंगे हाइड्रोजन होता है। अब आप एक चीज देखिए, अलग अलग रीजन में हाइड्रोजन जो रहेगा वो तो एक जैसा ही रहेगा, इसका थोड़ी ना कोई चीज़ों में चेंजेस आने वाले, जैसे क्रिस्टल में आएंगे क्वार्ट्ज के, बट ये तो वही रहेगा। तो इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट टाइम तो बिल्कुल बताएगा, तो ये ना टेम्परेचर और ना किसी चीज़ से इफेक्ट होगा। यहाँ पे अगर देखा गया तो कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है एटम की ये मेंटेन करेगा एक्यूरेट टाइम, और ये काफ़ी हमारी जो कन्वेंशनल क्वार्ट्ज की क्लॉक है उसको और ज़्यादा ये स्टेबल बनाएगा, और उससे ज़्यादा ये स्टेबल रहेगा एक टाइम। तो ये जो क्लॉक्स होती है इसको इन्वेंट किया गया था 1955 में, तो लुई एसन जो है उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एटॉमिक क्लॉक्स अब काम कैसे करती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो क्लॉक्स होती है एटम का यूज करती है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब आप जानते हैं कि एटम क्या होता है, तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, और एटम जो होता है उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। तो यही चीजों को लेके, जैसे एटम इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एसिलेट करते रहते हैं, तो इस कारण हम एटम का यूज करके हम अच्छे से ये चीजें कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन जो होंगे एटम के, सच एज कैल्शियम या फिर हम कहेंगे रूबिडियम या फिर आप कहेंगे तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम मेजरमेंट बहुत अच्छा हो सकता है इनके वाइब्रेशन से। अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के वाइब्रेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि क्रिस्टल जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मैंने कहा कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल अलग अलग जगह से आया, अब अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है वॉचेस की, उन्होंने अलग अलग क्रिस्टल को यूज किया, या फिर ये अलग अलग क्वार्ट्ज को यूज करते हैं, अलग अलग जगह से आता है, टेम्परेचर भी इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है, इस कारण इसके वाइब्रेशन पे इफेक्ट हो सकते हैं, बट इनके तो नहीं होंगे। तो माइक्रोवेव जो होते हैं वो सेंड करते हैं, जो बाय सेंडिंग माइक्रोवेव्स टू दिस आइटम्स है ना, जो भी आइटम्स है उसको माइक्रोवेव सेंड किए जाते हैं, और उस कारण वाइब्रेशन जो होता है वो मोर रेगुलरली होगा। जब हम वाइब्रेशंस को कंपेयर करें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के वाइब्रेशन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको देखने मिलता है। तो एटॉमिक क्लॉक्स जो है इनके अलग अलग टाइप्स है। एक है कैल्शियम एटॉमिक क्लॉक, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इसमें कैल्शियम यूज होता है, और दूसरी जो है वो हाइड्रोजन मेसर एटॉमिक क्लॉक, यहाँ पे ये कैल्शियम क्लॉक से भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। अगला अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक क्लॉक्स इन इंडिया, तो काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च CSIR, नेशनल फिजिकल लैब NPL जो है, ये दोनों मिलके यहाँ पे हम कहेंगे इंडिया में जो ये मेंटेन करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, IST को मेंटेन किया जाता है। एक टाइम हमारे यहाँ पे फिक्स किया गया है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। तो यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोजन मैसर क्लॉक को यूज़ करके ही हम IST को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं। तो हमको यूनिफॉर्मिटी लानी है, हमें एक जैसा टाइम हर जगह दिखना चाहिए ताकि नेशनल सिक्योरिटी अच्छी रहे, और हम कहेंगे कि एटॉमिक क्लॉक नेशन वाइड लाया जा रहा है। न्यू एटॉमिक क्लॉक जो होंगे वो सेटअप किए जा रहे हैं भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद में, और पहले से फरीदाबाद और अहमदाबाद में आपको देखने मिल रहे हैं। बाय जून ये जितनी भी नई क्लॉक्स हैं इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो होगी उसको उसके हर डिवाइसेस में अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंक किया जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ। तो एक जैसा टाइम हर जगह आपको दिखेगा, एकदम एक्यूरेट, किसी भी सेकंड से कम नहीं, है ना। और गोल जो है वो यही है कि कनेक्ट किया जाए हर एटॉमिक क्लॉक्स को, और कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी अच्छी रखी जाए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आगे पीछे अगर हो गई तो मुझे एक सेकंड लेट भी पता चल रही है मेरे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें है, तो ये बहुत हानिकारक हो सकती है। तो एक साथ सबको पता चलना चाहिए पूरे इंडिया में, तो ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक्स जो है ये क्यों, अगर देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इंडिपेंडेंस होंगे हम टाइम कीपिंग में, अगर हम खुद की यूज़ करते तो दूसरों की अगर यूज़ करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में, उसमें यूएस टर्न्ड ऑफ जीपीएस फॉर इंडियन आर्मी, है ना। तो यूएस ने क्या किया, जब कारगिल चल रहा था तो यूएस ने अपना जीपीएस बंद कर दिया इंडियन आर्मी के लिए, इसलिए हमें लोकेशन ही नहीं पता चल रही थी, लोकेशन की काफ़ी इनएक्यूरेसीज हो गई थी। और ये जो इंसिडेंट है इससे इंडिया ने ये देखा कि हमें अपनी खुद की क्लॉक और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। करंटली ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो ऑपरेट कर रहे हैं मॉड्यूल में वो यूएस बेस्ड नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो सर्वर से उससे काम कर रहे हैं, हमें अपना खुद का सर्वर और अपना खुद का इंडिया का एक नेटवर्क होना चाहिए। तो ओनली 4 कंट्रीज जैसे USA,
यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने एटॉमिक क्लॉक्स को डेवलप किया। अब इंडिया में इसे डेवलप किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अब हम देखते हैं आईएसटी क्या होता है। आईएसटी जो होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी पूरे इंडिया का एक ही टाइम बताया जाएगा, उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आईएसटी को कंसीडर ना करें तो दो एरिया में बहुत डिफरेंस आ सकते हैं। जैसे अगर आप गुजरात में खड़े हो द्वारका पे और अगर आप आसाम के डिब्रूगढ़ में जाते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं टाइम का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आसाम जो है ये काफ़ी ईस्ट में है और गुजरात जो है वो वेस्ट में है। और आपको पता है कि ईस्ट में सनसेट पहले होता है, तो आसाम में सनसेट पहले हो जाएगा, गुजरात में सनसेट बाद में होगा, तो टाइम दोनों जगह की घड़ियाँ अलग अलग बताएगी। तो हम एक टाइम को कंसिडर करते हैं जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। आईएसटी को हमने अडॉप्ट किया था 1 सितंबर 1947 को, और ये हम कहेंगे ये एक ही टाइम जोन है जो पूरे कंट्री के लिए यूज होता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड से। तो लॉन्जिट्यूड जो जा रहे हैं उसमें 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो जा रहा है, जो मिर्जापुर इलाहाबाद में जो आता है वहां पे यूपी में, वहां से जाता है, वहां से गुजरता है। तो देखा गया तो ये दोनों टाइम, दोनों भी जगह जो है उसके बीच का टाइम है लगभग, तो ये बीच वाला टाइम हम कंसिडर करते हैं और इन दोनों को वही टाइम हम दे देते हैं। हर जगह इंडिया यही टाइम यूज होता है। तो आईएसटी जो है ये 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, यानी हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है और पूरे वर्ल्ड में ग्रीनविच से ही टाइम शुरू होता है। तो हम कहेंगे 5.5 घंटे इंडिया आगे है और हम वेस्टर्न कंट्रीज से आगे, क्योंकि इंडिया ईस्ट में, ईस्ट की कंट्रीज जो होंगी वो वेस्ट के कंट्रीज से हमेशा आगे रहेंगे टाइम में, ये याद रखेगा। जापान हमारे ईस्ट में, तो जापान हमसे टाइम में आगे है। इस तरह की ये चीजें, तो आगे पीछे ना हो हमारे देश में, तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स को। तो जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं ये न्यूज़ में रहे और इसका सोर्स था लिव मिंट। अब चलिए, अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है वो है केएसओ को लेके, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी को लेके। केएसओ इज लोकेटेड इन पालनी हिल्स इन सदर्न इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज केएसओ ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग डेली व्हाइट लाइट फोटोग्राफी। थर्ड इज केएसओ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट एंड equatorial current in Earth's ionosphere. Which of the statement given above is or are correct? 1 only, 2 only, 2 and 3 all of the above. आपको जो भी आंसर सही लग रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट swell waves. Swell waves are usually generated by distant weather system or storms. Second, these waves can propagate in direction that differ from direction of wind. Which of the statement given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर एटॉमिक क्लॉक्स? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर ऑल 4? सही ऑप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना है। अब बारी है कल पूछे गए एमसीक्यूज के आंसर्स जानने की। तो आंसर्स फॉर 3 अप्रैल डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 का था डी, क्वेश्चन नंबर 2 का था सी और क्वेश्चन नंबर 3 का था डी। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी, श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।